अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आरती टिक्कू, जो कि जर्नलिस्ट हैं, भारत से हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आरती कि आज आप आई हैं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आरजू। इनफैक्ट ये बहुत लंबे अरसे के बाद हम लोग कर रहे हैं ये पॉडकास्ट आपके साथ। इनफैक्ट पहलगाम टेरर अटैक में जो हुआ उसके बाद पाकिस्तानी और इंडियन यूट्यूब चैनल्स नहीं चल रहे थे शायद कुछ समय तक एक दूसरे के कंट्रीज में, लेकिन अब चालू हो गए हैं। तो आपके प्लेटफॉर्म पे दोबारा आने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। अभी तमाम तो स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन कुछ स्टार्ट होना शुरू हुए हैं। होपफुली कुछ टर्म्स जो है वो बेटर होंगे। वैसे बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, और उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर भी यकीनन जो लोग भी थोड़ा बहुत भी कह लीजिए कि सेंसिटिव है, वो उन्हें बहुत ही बुरा लगा होगा। लेकिन आज बात हम करेंगे ईरान और इजराइल की, और अब बीच में अमेरिका भी आ गया है। और कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल की तरफ से भी और अमेरिका की साइड से भी कि जो खुमैनी, उनके जो लीडर हैं ईरान के, उनसे काफी अपसेट लगते हैं। और जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं, आपके ख्याल से कहाँ जाकर ये मामला रुकेगा? देखिए आरजू, पहले तो ये जो ईरान पे अटैक्स हो रहे हैं वो मैं कहूँगी बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मैं उनके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ। ईरान पे जो भी ये हमले किए जा रहे हैं, ये एक अननेसेसरी वॉर की तरफ जा रहे हैं ये अटैक्स, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी का भी भला होने वाला है। सबसे पहली बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि जिस तरह से इराक में आपको याद होगा बहुत एक हिस्टीरिया क्रिएट किया गया लंबे अरसे तक। अमेरिका के जितने भी नियोकॉन्स, और नियोकॉन्स है कौन? नियोकॉन्स एसेंशली वही है जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के स्टूजेस है, जिन्होंने दुनिया में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स करवाए, इतनी जगह मारदाड़ करवाई, और उसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा उन्हीं ग्लोबलिस्ट एलीट का होता है। वही जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स के जरिए से अपने एम्पायर्स खड़ी की है, फाइनेंशियल सिस्टम्स खड़े किए हैं, और उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के जो नियोकॉन्स है और ग्लोबलिस्ट एलीट है, और बाकी दुनिया वेस्ट के जो ग्लोबलिस्ट एलीट है, उनका फायदा होता है। उनकी पूरी जो इकोनॉमी डिपेंडेंट ही है वॉर्स के ऊपर। वॉर इकोनॉमी जो है अमेरिका की, ये कोई नई बात नहीं है, ये छुपी बात नहीं है। वॉर उनकी इकोनॉमी का बहुत एक एसेंशियल हिस्सा है। वो जितने ज्यादा औजार और हथियार बेच सकते हैं गरीब देशों को, और जितना ज्यादा उनके यहाँ कॉन्फ्लिक्ट करवा सकते हैं, उतना ही ज्यादा वो सुपर पावर रहते हैं, अपनी प्री एमिनेंस बनाए रखते हैं। और उसकी वजह से बाकी दुनिया में जो तबाही मच रही है उसका कोई उसके ऊपर लेपापोती की जाती है, प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, नैरेटिव बनाया जाता है कि ये तो बहुत ही अच्छे हित में कर रहे हैं, अपने आप के सेल्फ डिफेंस के हित में हो रहा है। लेकिन अगर आपको याद होगा इराक के बारे में भी यही नियोकॉन्स जो है, यही ग्लोबलिस्ट एलीट है, इन्होंने ये कहा था कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। एविडेंस जो दिया दुनिया को वो जीरो था, बिल्कुल जीरो था। और उसके बाद क्या हुआ, इराक में इन्होंने तबाही मचाई, इतना ज्यादा इराक की बम्बार्डमेंट की, इतने ज्यादा वॉर के का जो लंबा समय उन्होंने वेस्ट किया, इराक में ढूंढते रहे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, निकला क्या? जीरो। तो वही हिस्टीरिया अगर आप देखें अभी चल रहा है कई पिछले 20-30 साल से, लगभग मैं कहूंगी 30-35 साल से, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हो, उसके बाद एक ही रट लगाए हुए हैं कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने जा रहा है, और वो सबसे बड़ा खतरा जो है इजराइल को होगा उससे। लेकिन देखिए अब मेरा 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 मैं यहाँ पे जी जी। थोड़ा सा मैं आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूँ। देखिए इंडिया का रिलेशनशिप इजराइल के साथ और ईरान के साथ, दोनों
मुल्कों के साथ बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अच्छा रिश्ता है, इसमें हम बिल्कुल डिनाई नहीं करते। और इजराइल की जो सबसे बड़ी इशू है आतंक को लेकर, क्रॉस बॉर्डर टेरर को लेकर, हमास के खिलाफ, उसमें हमारा पूरा का पूरा समर्थन, पूरा का पूरा सपोर्ट इजराइल को है कि हम जो इंडिया विक्टिम ऑफ टेरर रहा है पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, और हम समझते हैं कि इजराइल भी विक्टिम रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, हमास का। और जिस तरह से हमास ने अक्टूबर 7 अटैक किया, उसकी हम पहले दिन से, फर्स्ट डे से हम उसको कंडेम कर रहे हैं। और हम ये लगातार कह रहे हैं कि हमास की जो, जब तक ये खत्म नहीं होता, इनका टेरर खत्म नहीं होता, इजराइल को पूरा अधिकार है कि उनको, हमास को पूरा खत्म कर दे। लेकिन ईरान की जो बात है, मुझे लगता है बहुत गलत है। बेशक कि ये इल्जाम लगे हो ईरान पे कि वो हमास को सपोर्ट करता है, वो हुतीज को सपोर्ट करता है, वो बाकी जो इजराइल के दुश्मन जिनको मानते हैं उनको सपोर्ट करता है। लेकिन सवाल तो ये है कि इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में अगर किसी के पास न्यूक्लियर हथियार है तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के पास है। इजराइल का बस चले तो वो मिडिल ईस्ट में जो भी उनके दुश्मन है, वो हमास हो, वो गाजा में बैठे हो या वेस्ट बैंक में बैठे हो या कहीं और बैठे हो, हुतीज, वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं बनती है कि सिर्फ जब आप लगातार ये ड्रम बजा रहे हो कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आएगा। भाई आपके पास तो ऑलरेडी है, आपके पास तो न्यूक्लियर हथियार है ही है, तो आपको किस चीज का खतरा है? आप तो लगातार जो है वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हम आतंक के खिलाफ है, आपके साथ आतंक की जो लड़ाई है उसमें हम आपके साथ है। ये तो वही बात हुई कि देखिए, पाकिस्तान ने इतने लंबे समय से 30-35 साल से इंडिया में आतंक का जो माहौल बनाया, इंडिया के खिलाफ आतंक चलाया, क्रॉस बॉर्डर टेरर चलाया। लेकिन साथ ही साथ इंडिया के पास भी न्यूक्लियर है, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। हम तो, हिंदुस्तान तो नहीं गया इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्बिंग करने के लिए या कोई बॉम्बिंग करने के लिए, या पाकिस्तान को तबाह तो नहीं किया हिंदुस्तान ने। तो ना ही हम ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का खत्म होना जरूरी है। आज तक हमने नहीं कहा कि पाकिस्तान को दुनिया से मिटा देना चाहिए या पाकिस्तान की रेजिम चेंज होनी चाहिए या पाकिस्तान के खिलाफ हम न्यूक्लियर बना भी तो उसके बाद भी इंडिया ने ऐसा कुछ किया नहीं पाकिस्तान के साथ। उल्टा ये हुआ है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बनाने के बाद जो है, उसके बाद, पहले भी और उसके बाद भी लगातार खालिस्तानियों को सपोर्ट किया, कश्मीर में आतंकियों को भेजा। और ये इंडिया को, मुझे नहीं लगता है कि ईरान के, इनफैक्ट हमारी ऑफिशियल पोजीशन यही है कि ईरान हमारा अलाय है, ईरान हमारा पार्टनर है और हम ईरान के साथ खड़े हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। लेकिन आरती, अगर अमेरिका की बात करें तो अब अमेरिका भी बीच में आ गया है और बीच में चाइना की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं और उनके प्रेसिडेंट का भी कहना है कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया आगे बढ़ सकती है। लेकिन अमेरिका से पहले सद्दाम हुसैन को भी मार चुका है, उसके बाद 20 साल जो है वो अफगानिस्तान में भी आपने देखा कि किस तरह से अमेरिका का एक रोल रहा है, लेकिन हासिल तो कुछ नहीं हुआ। तो अब ईरान में जो कुछ हो रहा है उसमें अमेरिका का के मर्जी के बगैर तो इजराइल नहीं करेगा। तो आपको लगता है कि यहाँ से कुछ मिलेगा इनको? बिल्कुल आरजू, आपने सही सवाल किया कि क्या ये अमेरिका की मर्जी के बगैर हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है अमेरिका की मर्जी के बगैर। इनफैक्ट मैं बड़े बिल्कुल उन लोगों में से थी जो ये मानती थी, जिसको यकीन था कि अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है पीस की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, और वो लगातार इस एजेंडा से आए, इस मैनिफेस्टो से आए कि अमेरिका की जो फॉरएवर वॉर वाली पॉलिसी है इसको बंद कर देंगे। जो उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो अफगानिस्तान और इराक में उन्होंने खर्चे, ड्रेन हो गए वो अमेरिकन इकोनॉमी से, उसमें से निकला उनको कुछ नहीं। अफगानिस्तान 20 साल उन्होंने लड़ाई ली और हार के निकली है अमेरिका वहां से।
और इसलिए मुझे लगता था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शांति लाएंगे। इनफैक्ट मुझे लगता था यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है उसमें शांति लाएंगे। गाजा में जो इतना अंधाधुन हमास के खिलाफ लड़ाई बिल्कुल सही है, लेकिन सिविलियन कैजुअलिटीज जो गाजा में हुई है वो बहुत गलत है, वो सही नहीं है। सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए। कोलैटरल डैमेज इतना जो हो रहा है वो सही नहीं है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। तो लेकिन जिस तरह से रवैया दिखाया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कई महीनों में, जब से ना तो यूक्रेन और रशिया का कोई समझौता हुआ और ना ही गाजा और इजराइल में कोई रेजोल्यूशन निकला, तब से जो उनका व्यवहार है वो यही दिखाता है कि वो ईरान के साथ जो हो रहा है, जो गलत चीज हो रही है, वो उनकी मर्जी के साथ हो रही है। ऐसे ही इजराइल इतनी बम्बार्डमेंट नहीं करेगा। 60 कमांडर्स असैसिनेट किए हैं इजराइल ने, कोई मजाक नहीं है। तो ये जिस तरह का ये गुंडा गर्दी है, मैं कहूंगी, ये जो हेजेमोनिक एटीट्यूड है अमेरिका का, सुप्रीमेसिस्ट एटीट्यूड है, वो अमेरिका, मैं हमेशा ये कहती आ रही हूँ इनफैक्ट कि इजराइल जो है, अगर आप देखें इतिहास ले लीजिए, इजराइल जो है अमेरिका का प्रॉक्सी है पूरे मिडिल ईस्ट में। वहां इजराइल और अमेरिका के इंटरेस्ट कन्वर्ज होते हैं। वो ऑयल, पेट्रो डॉलर इकोनॉमी हो, ऑयल हो, गैस हो, वो सारी इंटरेस्ट वहां कन्वर्ज होती है। और आपको याद होगा कि जब इजराइल बना भी, वो किसकी वजह से, ब्रिटिश मैंडेट की वजह से बना। वैसे ही इजराइल और पाकिस्तान जो है प्रॉक्सीज है अमेरिका के। पाकिस्तान भी ब्रिटिश ने बनाया, इजराइल भी ब्रिटिश ने बनाया, और ब्रिटिश एम्पायर जैसे खत्म हुई, उन्होंने दोनों के दोनों सौंप दिए अमेरिका को। वो इतिहास है, उसमें कोई जुटला नहीं सकता है कि पाकिस्तान डे 1 से अमेरिका का एलाई बना। सेंटकॉम उन्होंने ज्वाइन किया। पाकिस्तान की जो आर्मी है, इतनी मर्सनरी आर्मी है कि वो अमेरिका के नौकर बनने के लिए हमेशा तैयार रहे। अगर आप देखें कि अफगानिस्तान में भी जो उन्होंने काम किए, जिस तरह से काम किया, वहां पे भी वो अमेरिका के साथ खड़े हुए, वो अपने आप के लिए नहीं खड़े हुए। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं खड़ी हुई, वो अमेरिका के लिए खड़ी हुई। वैसे ही इजराइल भी जो है, इजराइल और अमेरिका के इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं, और अमेरिका का जो इंटरेस्ट होगा उसी इंटरेस्ट के को लेकर इजराइल एक्ट करता है और किया है मिडिल ईस्ट में। इसलिए ईरान के खिलाफ जो स्ट्राइक्स हुई है, इतना कुछ हुआ है, वो अमेरिका की मर्जी से हुआ है। दूसरी बात ये कि क्या इसमें आपने कहा कि चीन के भी स्टेटमेंट आए, देखिए पाकिस्तान के भी स्टेटमेंट आए, लेकिन आप मुझे बताइए कि अल्टीमेटली किसने क्या किया। ईरान आज अकेला खड़ा है। ईरान जो इतने बड़े बोलते हैं कि भैया इस्लामिक वर्ल्ड उम्मा जो है एक है, लेकिन ना तो सऊदी अरेबिया खड़ा हुआ उनके साथ, ना तो कतर खड़ा हुआ। जो जितने भी रिच पावरफुल अरब स्टेट्स है, उनमें से एक ने ईरान की मदद नहीं की, सिवाय लिप सर्विस के। सिर्फ भाषण दे रहे हैं। पाकिस्तान भी सिर्फ भाषण दे रहा है, लेकिन पीछे से ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान आर्मी जनरल आसिम मुनीर तो अमेरिका की मदद कर रहे हैं ईरान को ठोकने के लिए। इनफैक्ट आसिम मुनीर पे जो इतना प्यार शॉवर किया गया है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलते थे, उनकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ बोलते थे, लेकिन आज उनपे इतना प्यार उमड़ रहा है उनपे पाकिस्तान आर्मी में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट कर रही है अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट को ईरान के खिलाफ। तो पाकिस्तान आर्मी हो या सऊदी अरेबिया हो या इस्लामिक कोई भी देश लीजिए जो लिप सर्विस करती है ईरान के लिए, कोई खड़ा नहीं हुआ। वैसे ही चाइना भी जो है स्टेटमेंट्स दे रहा है ईरान के लिए, लेकिन नेट रिजल्ट ये है कि चाइना ने भी ईरान के लिए कुछ नहीं किया, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। ईरान आज अकेला खड़ा है, अकेला लड़ रहा है। लेकिन मैं ये मानती हूं कि ईरान एक पुरानी सिविलाइजेशन है।
एक बहुत रिच कंट्री है कल्चरली और एथनिकली, बहुत डिवर्स कंट्री है, और उस कंट्री को इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए या इजराइल के लिए खत्म करना। आप देखिए, अफगानिस्तान के पास कुछ नहीं था, अफगानिस्तान के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अफगान्स ने भी अमेरिका को 20 साल उनके साथ लड़ाई की और अमेरिका को वहां से डिफीट करके उनको हरा के निकाला। वैसे ही जो ईरान है, एक अफगानिस्तान की तो छोड़ी, ईरान एक बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन है। इसीलिए मैं शुरू में भी आपको बोल रही थी कि इंडिया और ईरान का सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप है, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। पाकिस्तान एंशिएंट हिस्ट्री में कहीं नहीं था। पाकिस्तान की जो नींव है अभी 1947 से शुरू हुई, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और ईरानियन पर्शियन सिविलाइजेशन जो है वो नेबर्स थे, उनके हिस्टोरिकल रिलेशनशिप थे। इंडस के उस पार जो था वो पूरा का पूरा ईरान था, और इंडस के इस पार जो था पूरा का पूरा भारत यानी इंडिया था। तो इनकी जो ट्रेड रिलेशनशिप थी, इनकी जो कल्चरल रिलेशनशिप थी, वो बहुत स्ट्रांग है। इंडिया जैसी सिविलाइजेशन या ईरानियन सिविलाइजेशन को खत्म करना कोई आसान काम नहीं है। कितने भी इन्वेजन्स कीजिए आप, कितना भी आप बम्बार्डमेंट कीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। अमेरिका की ये बहुत बड़ी भूल होगी। इराक ने उनको इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय किया। आज जो $30 ट्रिलियन से ज्यादा डेट है उनका, वो इसीलिए है कि इराक भी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो भी एक पुरानी सिविलाइजेशन, जिनको अपनी हिस्ट्री मालूम है, जिनको अपनी आइडेंटिटी मालूम है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ईरान भी, बेशक लोग कह रहे हो खमानी, बिल्कुल मैं उसमें खमानी को कोई बड़ी फैन नहीं हूं। मैंने तो ओपनली क्रिटिसाइज किया है खमानी को कि बहुत ऑर्थोडॉक्स टाइप के लीडर है, जो उन्होंने महिलाओं को जो फ्रीडम नहीं मिलती है वहां ईरान में, बहुत सारी उनकी गलत चीजें हैं, वो उनका अंदरूनी मसला है, और उस पर क्रिटिसिज्म भी जो है बाकी दुनिया का मैं कहूंगी जेन्युइन है, वैलिड है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि किसी के घर के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और अमेरिका अपने आप को इतनी आजादी दे कि कहीं पे भी बम्बार्डमेंट करे, वो बिल्कुल सही नहीं है। कल को कहेंगे कि भाई पाकिस्तान को बम्बार्डमेंट करो क्योंकि वहां पे तो शरिया वाले लोग हैं, या कहीं और बम्बार्डमेंट कर दो, वहां तो कुछ और चल रहा है। ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल लॉज जो इन्हीं वेस्ट ने बनाए थे, वो लॉज सिर्फ इन्होंने गरीब देशों के लिए बनाए हैं, वो सिर्फ इन्होंने दूसरों को बुली करने के लिए बनाए हैं और दूसरों को तबाही करने के लिए बनाए हैं। लेकिन ईरान जो है, मुझे नहीं लगता है कि वो बुली होने वाले देशों में से है। इनफैक्ट ईरान एक वो सिविलाइजेशन है कि वो, चाहे उनके पास कुछ हो या नहीं हो, ईरान वो कंट्री है जिसपे सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हैं पिछले 30 साल में। इतने सैंक्शन शायद किसी और कंट्री को नहीं लगे होंगे, लेकिन उसके बाद भी ईरान जो है चल रही है। ईरान अपने टांगों पे खड़ी है। एक वाहिद कंट्री, बाकी सारी मुस्लिम कंट्री सिर्फ लिप सर्विस करती है पैलेस्टीनियंस के लिए, लेकिन वाकई अगर किसी ने पैलेस्टीनियंस का कॉज रखा है पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि हम मानते हैं कि पहले इजराइल को राइट टू एग्जिस्टेंस है। हम ये मानते हैं कि इजराइल एक जूइश कंट्री है, उनको एग्जिस्ट करने का पूरा अधिकार है, कोई किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि पैलेस्टीनियंस को भी जिंदा रहने का अधिकार है, अपनी जगह अपने घरों में रहने का अधिकार है। तो ये पूरी की जो पूरी इस टाइम पे सिचुएशन है, वो यही दिखाता है कि अमेरिका बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डिजास्टर में घुसेगा अगर वो ईरान पे अटैक करेगा। अमेरिका फॉरएवर वॉर जो उन्होंने सिर्फ 20 साल अफगानिस्तान में देखा, यहाँ मुझे लगता है कि लाइफ लॉन्ग वॉर रहेगा अमेरिका के लिए, अगर वो ईरान पे अटैक करता है।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन लास्ट में मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि आपको फ्यूचर क्या लग रहा है कि ईरान वैसे तो बहुत एक कह लीजिए बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो कम से कम इतना जरूर है कि वो टफ टाइम जरूर दे रहा है, चाहे वो अमेरिका हो या इसराइल को। तो आपको लग रहा है कि आगे जाकर ये वॉर रुकने वाली है, या आपको लगता है कि नहीं, ये वही हाल कर देंगे जो इन्होंने गजा का किया है? देखिए आरजू, इनफैक्ट ईरान ने बहुत ही पेशेंस दिखाई है। इनफैक्ट डे वन से वो बोल रहे हैं कि वो नेगोशिएशंस करना चाहते हैं, नेगोशिएशंस के लिए तैयार है। इनफैक्ट वो 6th राउंड ऑफ नेगोशिएशन चल रहा था ईरान और अमेरिका के बीच में, जब इसराइल ने उन पे सरप्राइज अटैक किया और इतने सारे कमांडर्स मारे हैं। तो वो बिल्कुल, मैं कहूंगी, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, वो सही नहीं है, वो गलत है। और उसमें ईरान ने पूरी पेशेंस दिखाई है। ईरान अभी भी कह रहा है कि वो नेगोशिएशंस के लिए तैयार है। वो अभी भी, वो इनफैक्ट लगातार, तो ये इशू है कि भाई तुलसी गबार्ड जो अमेरिका की डीएनआई है, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, उसने खुद अपना लास्ट स्टेटमेंट ये कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा है, उसका कोई एविडेंस नहीं है। अभी तक जो है कोई भी एविडेंस अमेरिका या जो इंडिपेंडेंट एजेंसी है न्यूक्लियर वेपन्स की, उन्होंने भी कोई एविडेंस नहीं दिया है दुनिया को कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन है। तो अगर ये सिचुएशन है कि ईरान लगातार ये कह रहा है कि देखिए हमारे पास नहीं है, हम सिविलियन यूज के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए अगर हम एक मैकेनिज्म चला रहे हैं तो उसको चलने दीजिए, और वो हर देश का अधिकार है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जो कि मैं लगातार बोल रही हूँ कि अमेरिका ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने दिए। वो ये कंट्री है जो पाकिस्तान लगातार अपने आप को, इंडिया को अपना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मान रही है और लगातार बोल रही है कि वो इंडिया पे न्यूक्स चलाएगी। लेकिन उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने दिए, कोई उन पे कोई इश्यू नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान ही कह रहा है मतलब लिप सर्विस ही हो बेशक, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी कह रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है कि अगर इजराइल ने ईरान पे अटैक किया तो हम न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे। अगर ये थ्रेट दे रहा है पाकिस्तान, तो उस लॉजिक से तो अमेरिका को सबसे पहले पाकिस्तान को पे अटैक करना चाहिए, इजराइल को तो सबसे पहले पाकिस्तान पे अटैक करना चाहिए। लेकिन वो उनके लॉजिक में नहीं है, क्योंकि मैं इसीलिए बोल रही हूँ लगातार, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो है इजराइल और अमेरिका की सबसे बड़ी सपोर्टर है। और दूसरी बात ये कि इसमें न्यूक्लियर वेपन्स अगर ईरान के पास नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अटैक उन पे जायज होगा। तीसरी बात ये कि मुझे नहीं लगता है कि ये वॉर में किसी का भला होने वाला है, और मेरी जहां तक अपनी अंडरस्टैंडिंग है, एनालिसिस है, ये वॉर ज्यादा देर नहीं चल सकता है। क्योंकि अगर ये वॉर ज्यादा दिन तक चला तो इसमें मान के चलिए कि बाकी सारी दुनिया भी अननेसेसरली ड्रैग हो जाएगी, क्योंकि ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो कंट्रोल है, अगर वो ब्लॉक हो जाता है, ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं, तो पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट होगा। इसलिए ऐसी गलती मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका या इजराइल करेगा कि वो उन पे कोई बम्बार्डमेंट इस तरह की करे कि ईरान मजबूर हो जाए कि वो लास्ट स्टेप ले, और वो पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट होगा। पूरी दुनिया के जो मार्केट्स है वो पे असर दिखेगा और इकोनॉमी पे असर दिखेगा, और उससे किसी का भला नहीं होने वाला। मुझे नहीं लगता है कि लंबे अरसे तक का वॉर होगा। इसमें सबकी भलाई यही है कि वो ये वॉर को जल्द से जल्द बंद करे, इजराइल को जल्द से जल्द नेगोशिएशंस और जल्द से जल्द डायलॉग करना चाहिए। डायलॉग में हम विश्वास रखते हैं, और डायलॉग से ही ये सारे इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ईरान रोग नेशन है, मुझे नहीं लगता है कि ईरानियंस रोग पीपल है। इनफैक्ट ईरानियन लोग जो है उनमें उनकी इसमें
चाहे सरकार की गलतियां हो, लेकिन ईरानियन लोगों की क्या गलती है, उसमें उनका क्या इशू है? तो मुझे नहीं लगता है कि ये वॉर बहुत दिन तक चलना चाहिए और यहाँ चलेगा। बिल्कुल ये वॉर नहीं चलनी चाहिए और डेफिनेटली बाकी कंट्रीज जिसमें रशिया भी है और कई दूसरी कंट्रीज कह रही हैं कि डायलॉग के ऊपर इनको लेके जाना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए और आई होप कि ऐसा ही होगा। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।